सो मैं कल है ना, होवर्ड मार्क्स एक रेनाउंड फंड मैनेजर है, उनको मैं सुन रहा था सीएनबीसी पे। उन्होंने स्टार्टिंग में आके ही बताया कि ये 100 इयर्स में सबसे बड़ा पेंडेमिक है। पेंडेमिक वो होता है जो उसका कोई जोग्राफिकल एरिया सीमित नहीं रहता है। अगर सीमित रहता तो वो एपिडेमिक कहलाता, लेकिन पेंडेमिक इज कि वो पूरे विश्व में फैल सकता है। तो 100 इयर्स में आफ्टर स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा पेंडेमिक है। 1918 की मैं बात करूं तो मैं थोड़ा गूगल सर्च कर रहा था, तो तब ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोगों को ये अफेक्ट हुआ था स्पेनिश फ्लू। यानी तब पूरा विश्व का पॉपुलेशन था 200 करोड़, और उसमें 50 करोड़ पीपल गॉट अफेक्टेड ड्यू टू दिस फ्लू, और उसमें से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा था वो। और उसके बाद अगर हम देखें तो कभी ऐसा पेंडेमिक हुआ ही नहीं है। एपिडेमिक्स बहुत हुए हैं, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट पेंडेमिक इन 100 इयर्स। तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज हो रही है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट 80 इयर्स में ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिसेशन भी हो सकता है। यानी जो हमने ग्रेट डिप्रेशन ये तो बोलो ने 1929 में देखा था, उस हिसाब से उसके बाद इतना बड़ा कभी भी रिसेशन नहीं आया है वर्ल्ड ओवर। बिकॉज ऑफ दिस ये जो लॉकडाउन, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, एक्शंस जो भी लिए हुए हैं ग्लोबली और लोकली, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम देखेंगे। वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि मार्केट अभी कौन से वैल्यूएशंस पे है। और थोड़ा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स देना चाहता हूँ 2008 और 2020 को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि 2008 में हमने देखा था कि सेंसेक्स वेंट डाउन फ्रॉम 21,000 टू 8,000, तो वो भी काफी बड़ा फॉल था। तो तब क्या सिनेरियो था और आज क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट, हाँ, सो अगर हम ग्लोबली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो मैं फिच का एक रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का अभी FY21 में इट वुड बी अराउंड 2%। तो हमने 4.5 4.6% देखा था, लेकिन ये अभी ड्रास्टिकली नीचे जाने वाला है। फिर भी पॉजिटिव चीज ये है कि उन्होंने ही यूएस और यूरोप के ग्रोथ को -4 to 5% प्रिडिक्ट किया है। यानी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स और खास करके डेवलप मार्केट्स नेगेटिव टेरिटरी में आने वाले हैं। तो इंडिया फिर भी पॉजिटिव रहने वाला है। सो ये एक चीज है। दूसरा हम देखें तो सप्लाई साइड डिसरप्शन तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि ये जब से ये चाइना से शुरू हुआ था, चाइना इज अ बिग सप्लाई साइड चेन, हैज अ बिग सप्लाई साइड चेन, तो वो तो एक इम्पैक्ट हो ही रहा है। डिमांड साइड पे भी अभी इम्पैक्ट इसका होने वाला है। तो ये एक हमें देखना है। और FY21 मुझे लगता है कि कंप्लीट वॉश आउट ईयर हो जाएगा, अर्निंग्स आएंगे ही नहीं, डीग्रोथ इन अर्निंग्स आ सकते हैं। इंडिया के लिए पॉजिटिव इस कोरोना से ये हुआ है कि हमें दो चीज मेनली चाहिए होती है। एक, सस्ता क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम लोग ने देखा कि $65 से गिर के $20 तक चला गया था, और अभी $30 के आसपास चल रहा है। एक स्टेटिस्टिक्स में आपको देना चाहता हूं कि अगर डॉलर क्रूड नीचे जाता है, $1 नीचे जाता है क्रूड, तो इंडिया सेव्स अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस। दैट इज नथिंग बट $1.3 बिलियन। और ये अगर एक साल तक रहता है तो हम इतना सेव करते हैं। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा विंडफॉल गेन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्रूड। तो क्रूड नीचे है तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये अच्छी चीज हुई है। दूसरा, चीप कैपिटल। इंडिया इज स्टाउड ऑफ कैपिटल। हमें कैपिटल चाहिए टू बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सब बनाने के लिए हमें चीप कैपिटल चाहिए। और अभी आप सबने देखा होगा कि वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं। मैं आगे की स्लाइड पे आऊंगा कि कहाँ कैसे कट हुए हैं, लेकिन अभी 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पे आ गए हैं। तो अगेन ये भी बहुत बड़ी चीज हुई है वर्ल्ड में, और इंडिया के लिए ये एक फायदा कारक है। आफ्टर द डस्ट सेटल्स, जब भी कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और फाइनली, रॉ मटेरियल प्राइसेस कोलैप्स हो गए हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में आप देखोगे तो उसका जो भी रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस बहुत नीचे चले गए हैं।
तो मेरे हिसाब से FY21 में रेवेन्यू ग्रोथ खराब रहेगा, सेल्स ग्रोथ खराब रहेगा, लेकिन मार्जिन इतने खराब नहीं होंगे। मार्जिन शायद फ्लैट रहेंगे या इंप्रूव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ एशियन पेंट्स, उनका मेन रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल का भाव जैसे मैंने बताया मोर देन 50% डाउन है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा है। डेफिनेटली उनका सेल्स इंपैक्ट होने वाला है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉटम लाइन वो इतना खराब नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड में एक्शंस क्या लिए गए हैं, तो इस बार मैंने देखा कि अमेरिकन मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से पहले से ही ये उन्होंने सिनेरियो भाप लिया था और उन्होंने इसलिए एक्शंस लेना भी शुरू कर दिया था। तो यूएसए ने ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है और अभी उनका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% पे आ गया है। यूके का तो ऑलरेडी कम ही था और वहां भी उन्होंने 15 बेसिस पॉइंट का कट किया है, तो 0.1 पे आ गए हैं। और वर्ल्ड ओवर मार्च महीने में 61 कंट्रीज ने अपना रेपो रेट कट किया है। ये भी बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि एक ही महीने में 61 कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं ताकि वो ये चीज को अच्छी तरह हैंडल कर पाए। नेक्स्ट, अगर दूसरी बात करें तो फिस्कल अगर मेजरशिप की बात करें, फिस्कल स्टिम्युलस की बात करें, तो यूएस ने अपना टोटल जीडीपी का 10% स्पेंड किया है, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। और जर्मनी ने 8% किया है, मलेशिया ने 16% ऑफ जीडीपी किया है, यानी अगेन ये भी बहुत बड़ी चीज हुई है। इंडिया का अगर हम देखें तो इट इज जस्ट 0.8%। सो इंडिया के पास बहुत बड़ा रूम है अगेन, और मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आगे जाके गवर्नमेंट इस दिशा में भी सोच ही रही होगी और आगे जाके हमें अच्छे इकोनॉमिक स्टिम्युलस मिलेंगे। दूसरा, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब की हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि वी विल मेक एसेट परचेजेस ऑफ $6.5 ट्रिलियन। तो ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। और थर्ड पॉइंट आप देखोगे तो फेड ने इस बार बोला कि क्यूई इज अनलिमिटेड इफ नीडेड, यानी हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग करते ही जाएंगे, और अभी तो वो लोग जंक बॉन्ड्स भी बाई करने लगे हैं मार्केट में से। तो इस वजह से क्या होने वाला है कि लिक्विडिटी बहुत वर्ल्ड में रहने वाली है, लिक्विडिटी इज स्लॉशिंग अराउंड द वर्ल्ड, और ये कोई ना कोई एसेट को फिर अल्टीमेटली चेज करेगी। तो वो शायद इक्विटी भी हो सकती है, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हमें देखना है कि इकोनॉमी खराब हो रही है लेकिन वर्ल्ड में लिक्विडिटी बहुत है, और ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जाने वाली है। और ये रिसेंट एक मैंने डेटा देखा था कि इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में अभी 5000 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं, 5000 ईयर्स के, यानी 3000 बीसी के वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो लेवल पे हम आ गए हैं। दिस इज द लोएस्ट इन 5000 ईयर्स। तो ये भी बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोकली बात करें कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्या किया, तो सबसे पहले जब ये हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, उसी दिन उन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था ऑफ 1.5 ट्रिलियन, दैट इज 1,70,000 करोड़ फॉर अंडर प्रिविलेज सिटीजन। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वो लोग पैसा ट्रांसफर कर पाए वो उन्होंने चालू किया, और जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ये पैकेज अनाउंस किया। उसके बाद आरबीआई केम विद बजूका, उस दिन वो वर्ड यूज हो रहा था बजूका, कि फर्स्ट टाइम रेपो रेट भी मैंने बहुत टाइम के बाद देखा कि 75 बेसिस पॉइंट का कट हुआ। रेपो रेट अभी 4.4% पे आ गया है। सो अगेन यहाँ पे भी इंडिया हैज रूम टू स्टिल कट द रेपो रेट। उसके सामने दूसरे कंट्रीज में अब ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे है वो लोग, तो उनके पास अभी वो आर्म्स एंड अम्यूनिशन नहीं है कि वो लोग और भी मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ कर पाए। रिवर्स रेपो की बात करें तो वो भी 90 बेसिस पॉइंट से कट किया और वो 4% पे आ गया। रिवर्स रेपो क्या होता है कि बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी होती है वो लोग अगर आरबीआई में पार्क करते हैं तो उनको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसलिए उसको रेपो रेट नीचे रखा है टू डिस्करेज द बैंक्स कि भाई वो आरबीआई में पैसा नहीं रखे और वो पैसा बिजनेस इसको दे। तो इसलिए ये चीज भी अच्छी हुई है। सीआरआर कट हुआ है 100 बेसिस पॉइंट।
to 3%। तो इससे क्या होने वाला है, लिक्विडिटी अगेन बहुत सिस्टम में आने वाली है, और 1.37 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ दिस 100 बेसिस पॉइंट कट इन सीआरआर ये हुआ है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज आरबीआई ने की है। नेक्स्ट, हम लोगों ने सबने देखा कि आरबीआई ने 3 महीने का मॉरेटोरियम भी दिया हुआ है कि अगर आपका हाउसिंग लोन या कोई भी लोन पे ईएमआई चल रहा है तो आप 3 महीने तक डिफर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस पे आपको इंटरेस्ट तो भरना ही है, लेकिन आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप डिफर करके बाद में दे सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज की है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने। इवन क्रेडिट कार्ड्स ड्यू भी जो है वो भी आप 3 महीने तक डिफर कर सकते हो। एनपीए रिकॉग्निशन की बात करें तो मैं केकी मिस्त्री एचडीएफसी के जो एमडी है उनको सुन रहा था, वो भी बोल रहे थे कि जो अभी डेफिनेशन है 90 डेज, इट शुड बी रिलैक्स्ड टू 180 डेज। तो ये भी आगे के दिनों में हो सकता है। और मैं दूसरा एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2 एग्जांपल कि गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है हमारी। एक एग्जांपल है कि बिस्किट को हम सब जानते हैं कि असेंशियल आइटम में गवर्नमेंट ने रखा था, लेकिन फिर पता चला बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स ने बोला गवर्नमेंट को कि हमारे पास पैकेजिंग का मटेरियल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही पैकेजिंग मटेरियल वाले को बोला कि उनको भी असेंशियल आइटम में डाल दो, तो उनका भी एसेंशियल में डाल दिया। फिर पैकेजिंग वालों ने गवर्नमेंट को कंप्लेन की कि आपने हमें तो असेंशियल में डाल दिया लेकिन हमारे पास इंक नहीं है, इंक अगर होती तो हम उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग्स और ये सब लिख सकते हैं, तो इंक नहीं है इसलिए हम पैकेजिंग नहीं करवा सकते हैं। तो अगेन गवर्नमेंट ने इंक वालों से बात की कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इंक वालों ने बोला कि हमारे पास इंक तो है लेकिन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट नहीं है, जो ट्रक्स में इंक जानी चाहिए वही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अगेन उस पर भी प्रोएक्टिव ध्यान दिया। यानी इसी गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू एवरीथिंग कि जहां पे जो भी चीज असेंशियल में आती है वो सब खोलने का धीमे धीमे उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ फार्मा का। फार्मा में सब जानते हैं कि जो एक हाइड्रोक्लोरिन जो ड्रग थी वो एसेंशियल, और ऐसा यूएस ने बोला कि उससे ये कोरोना थोड़ा ये हो सकता है, रेमेडी उसकी हो सकती है। लेकिन फिर बाद में ट्रम्प का एक ट्वीट भी हमने देखा था कि उन्होंने ट्वीट में ये लिखा था कि आप हमें ये ड्रग दो, अगर आप नहीं दोगे तो वी विल रिटेलिएट। दूसरा, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने भी लिखा था, और खास करके वो हनुमान जयंती पे लिखा था कि जैसे हनुमान ने संजीव बूटी दी थी उसी तरह आप भी हमें फार्मा ये ड्रग दो संजीव बूटी की तरह। तो पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट, लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा और इवन फार्मा कंपनीज ने बोला गवर्नमेंट को कि हमारा इंडिया में जो भी हमें चाहिए वो इनफ ड्रग्स हैं हमारे पास, तो वी शुड एक्सपोर्ट। और अगर ये टफ टाइम में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जब अच्छा टाइम आएगा तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तब फिर वो लोग नहीं खरीदेंगे हमसे। तो गवर्नमेंट ने अगेन 48 आवर्स में वो बैन हटा दिया। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग यू कि जहां प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो मार्केट हम देख रहे थे कि 41-42,000 पे था, वहां से गिर के 26.5 यानी 26,500 के आसपास आ गया था, और फिर अगेन बढ़ के अभी 30-31,000 के आसपास है। अभी इसमें हम देखें तो 2-3 मैट्रिक्स पे हम बहुत चीप हो गए हैं। एक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, वहां हम 55% पे आ गए हैं, विच इज अ 15-year लो। यानी 2008 में वी वर एट दिस लेवल और अभी फिर से हम वो लेवल पे आ गए हैं। तो अगेन ये बहुत चीपनेस के बारे में हम बात करें तो मार्केट इज बहुत चीप हो गई है, और ओवरऑल वैल्यूएशन में भी हम लोग काफी अच्छे हो गए हैं। दूसरा, FY21 अभी कोई भी नहीं मान रहा है कि वहां ये फिस्कल ईयर में अर्निंग्स आएंगे, तो ये वॉश आउट ईयर है, ये हम सब ने डिस्काउंट कर लिया है प्राइस। FY22 से FY30, सी एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी बिजनेस वो 3 क्वार्टर 5 क्वार्टर के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो 10 साल 20 साल 25 साल के लिए है। सो कोई भी कंपनी को हम जब वैल्यू करते हैं तो हमें उसको शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यू नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू करना है। तो हमें ये देखना है कि ये कंपनी FY22 से FY30 में कितना कैश फ्लो कमा सकती है, और उसको हमें डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू पे।
अगर उस हिसाब से हम करेंगे तो काफी कंपनीज अभी हमें बहुत वैल्यूएशन पे कंपेलिंग चीप लगेगी। इवन प्राइस टू बुक रेशियो भी आप देखोगे तो इट इज एट अराउंड 2.6 टाइम्स, यानी वो भी हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट, इवन डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म अजम्पशंस, ये सब हम लगाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर खराब होने वाले हैं उससे कंपनीज के इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी बड़ी डैमेज नहीं होने वाली है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया है कि एक स्टॉक है, बिजनेस है, अगर उसका प्री क्राइसिस भाव था 100 रुपीज और उसके बाद वो प्राइस गिर गया, आधा हो गया, 50 पे अभी आ गया, उसके सामने उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी सपोज एक्स थी, तो वो अभी एक्स माइनस 10% ही हुआ है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू हैज बीन डैमेज बाय जस्ट 5-10% एंड नॉट 50%। शेयर प्राइस उसके सामने 50% डैमेज हो गए। तो ये जो गैप बड़ा हो गया है, ये मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी है कि 100 रुपए की चीज 50 में मिल रही है, जबकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 90, अभी 100 की 90 ही हुई है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखना चाहिए। दूसरा, मार्केट ने जितने भी फियर्स दिख रहे हैं वो सब प्राइस में ले लिए हैं। जैसे 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मार्केट ने वो प्राइस में ले लिया है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो शायद वो भी काफी हद तक मुझे लगता है प्राइस में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे यहाँ से जा सकता है। लेकिन उसके बाद का सिनेरियो क्या होता है, जो जिसको मैं बोलता हूँ फियर ऑफ अननोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मार्केट ने शायद अभी तक फैक्टर इन नहीं किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि काफी बिजनेसेस इंडिया में ऐसे हैं जो रेजिलियंट है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, अनलेस ये बहुत लंबा चले, यानी ये जो लॉकडाउन है वो और 3 महीने चले, ऐसा कुछ हो जाए, देन इट वुड बी अ फियरफुल सिचुएशन। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। उसके सामने मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे मोदी साहब ने भी आज बोला कि 20 तारीख से वो लोग जो जो एरियाज लेस अफेक्टेड हैं उनको खोलते जाएंगे, तो ये चीज धीमे धीमे होने लगेगी। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये सब जो चीजें हैं वो प्राइस में फैक्टर्ड इन हो गई है। थोड़ा बहुत अगर नहीं हुई है तो वो हम कल देखेंगे कि वो भी प्राइस में फैक्टर इन हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी हम आते हैं कि कौन से सेक्टर्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, और मैंने न्यूट्रल स्टैंस भी दिया हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि फार्मा फार्मा का कंजम्पशन अचानक से बढ़ गया है और वो थोड़ा बढ़ेगा और ऊपर ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि सबके माइंड में एक फियर आ गया है, तो ये एक रहने वाला है, तो इसलिए फार्मा कंपनीज अच्छी कर सकती है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोरोना के वजह से ही फार्मा पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि 2008 में ओवरऑल फार्मा का जो मार्केट कैप इंडिया में था वो 10 लाख करोड़ का था। सॉरी, 2014 में इट वेंट टू 10 लाख करोड़। उसके बाद जब वो करेक्शन आया तो इट वेंट डाउन टू 5 लाख करोड़, यानी 2016-17 में जो बड़ा करेक्शन फार्मा में आया था तो 10 लाख का मार्केट के 5 लाख करोड़ हो गया था। और उसके सामने उनको काफी हेडविंड्स भी आई थी, जैसे यूएस एफडीए का प्रॉब्लम, जैसे वहां प्राइसिंग प्रेशर, यूएस में कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स अभी धीमे धीमे कम हो रहे हैं, और इसलिए, और फार्मा का वैल्यूएशन भी चीप है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो कंपनी का आपको बताऊं, ऑरोबिंदो फार्मा, इट इज ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट पी मल्टीपल, लुपिन इज ट्रेडिंग एट अराउंड 20 पी मल्टीपल। तो काफी कंपनीज रीजनेबली वैल्यूड है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है। तो मुझे लगता है फार्मा शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, उसका वेटेज भी बहुत कम है निफ्टी में, इट इज जस्ट 2.3%, तो शायद वो वेटेज भी बढ़ेगा, काफी पैसा वहां आ सकता है। दूसरा, एफएमसीजी, एफएमसीजी में जनरली एसेंशियल आइटम्स आते हैं, तो वहां पे भी हम सब देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोरोना कंजम्पशन वहां बढ़ा है, और ये एक सेक्युलर प्ले है। यानी हमारे पास जब पैसे कम होते हैं तो हम लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदते हैं, लेकिन जो नेसेसरी चीज होती है वो तो हम खरीदने ही वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने वाला है। टेलीकॉम, टेलीकॉम जैसे हम अभी भी बात कर रहे हैं तो सब इंटरनेट कनेक्शन से बात कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्शन से बात कर रहे हैं, तो टेलीकॉम को कोई नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव इससे हो रहा है। और मुझे लगता है टेलीकॉम में भी वर्स्ट इज ओवर, क्योंकि अभी सिर्फ 2 प्लेयर रह गए हैं, थर्ड प्लेयर भी बहुत वीक रह गया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज हमें दिख सकती है।
न्यूट्रल में मैंने 3 सेक्टर्स को रखा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज और डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक इसलिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट हियरिंग ये आया था कि जो भी कोविड की टेस्ट करें वो फ्री में करें, तो डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए मैंने उसको न्यूट्रल रेटिंग दिया है। उसके सामने इंश्योरेंस कंपनीज, हम सब जानते हैं कि अभी सब ज्यादा अवेयर्स हो जाएंगे कि भाई हमें इंश्योरेंस लेना है, अवेयर हो जाएंगे कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो वो लाइफ नॉन लाइफ दोनों को फायदा होगा। दूसरा, नॉन लाइफ में बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस से आता है, और जिस तरह लास्ट 1 महीने से इतनी गाड़ियां नहीं दौड़ रही है तो एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं, तो उनको उनका भी पेमेंट कम करना होगा, तो इंश्योरेंस को उस तरह से लाभ भी हो सकता है, खास करके नॉन लाइफ को। एसेट मैनेजमेंट में इसलिए मैं बुलिश हूँ कि उनके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, और मैंने मार्च महीने में भी देखा, फेब्रुआरी में भी देखा कि उनके एयूएम बढ़ रहा है। एसआईपी का मैं फिगर आपको देना चाहता हूँ, 8,653 करोड़, ये हाईएस्ट है ऑफ ऑल टाइम इन मार्च मंथ। तो एसआईपी भी ऐसा नहीं हो रही है कि लोगों कट कर रहे हैं, लोग बल्कि ऐड कर रहे हैं, तो एसेट मैनेजमेंट को उससे फीस मिलती है, और ये फीस चालू रहने वाली है। दूसरा, ये लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंक की तरह पैसा देते नहीं है, वो खुद पैसा लेते हैं, यानी यहाँ पे एनपीए होने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अगेन इसके लिए उनको बेनिफिट मिल रहा है। नेगेटिव साइड हम देखें तो टूर्स एंड ट्रैवल्स, मल्टीप्लेक्स, अभी थिएटर कब तक बंद रहेंगे वी डोंट नो, और अगर खुलेंगे भी तो कितने लोग तुरंत जाएंगे, आई डाउट, क्योंकि बाजू बाजू में जब बैठना होता है तो पीपल विल रिस्ट्रेन देमसेल्फ फॉर फ्रॉम गोइंग देयर। एयरलाइंस की बात करें तो अगेन वो भी कब तक चालू होगा, कैसे होगा, कितने लोग ट्रैवल करेंगे, ये सब भी क्वेश्चंस है। होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क, बैंक्स को बहुत बड़ा हिट मिलने वाला है, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि वो लोग की 10% इक्विटी होती है, उसके सामने वो लोग 100 रुपीज लोन देते हैं, तो जब 10-15% अगर एनपीए हो जाता है, और मैं रिसेंटली कोटक बैंक का सुन रहा था कॉन कॉल, वो लोग ऐसा बता रहे थे कि बहुत लोग फेंस सिटर्स होते हैं, यानी अगर उनको मौका मिलता है कि हमें नहीं पैसा देना है तो वो लोग नहीं देंगे, वो लोग विलफुल डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, तो इसके चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ये लॉकडाउन हमारा बढ़ेगा उस तरह ये सब के चांसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूँ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में जनरली फिजिकल टच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो गांव में जाके हर हफ्ते पैसा कलेक्ट करते हैं, अभी फिजिकल टच ऑलमोस्ट नील हो गया है, नहीं जा सकते हैं, तो अगेन वहां पे एनपीएस बढ़ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पे बढ़ सकते हैं एनपीएस। तो मुझे लगता है कि बैंक एंड फाइनेंस के लिए टफ डेज आ रहे हैं, और ऑलरेडी प्राइस में भी वो फैक्टर इन होना शुरू हो गया है, अच्छी अच्छी बैंक्स 40-50% नीचे हमें मिल रही है, जो फेब्रुआरी में भाव था वहां से 40-50% आज नीचे है। उसके सामने हम डिस्क्रिशनरी आइटम्स, अगेन लग्जरी गुड्स जो भी है वो हम नहीं खरीदेंगे, पोस्टपोन करेंगे, तो अगेन वहां प्रॉब्लम हो सकता है। और फाइनली लेवरेज बिजनेस, जो भी बिजनेस हाई डेट वाले हैं उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि उनके फिक्स कॉस्ट तो चालू ही है, उनको सैलरीज देनी है, उनको रेंट देना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो पावर बिल, ये सब चालू रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि उनको, अगर हाई डेट वाले हैं तो उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है, और अभी क्वेश्चन सर्वाइवल का रहने वाला है कि जो बचेगा वही थ्राइव करेगा, तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस शुड सर्वाइव। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं तो डोंट गो फॉर लेवरेज बिजनेस, ट्राई टू बी इन डेट फ्री बिजनेस। नेक्स्ट, दूसरा अगर हम देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि काफी कंसोलिडेशन होगा हर एक सेक्टर में, यानी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो कंसोलिडेशन गेम में आ जाएंगे। जैसे हमने पीएसयू बैंक्स में देखा कि वहां मर्जर हो रहा है, हम लोग ने टेलीकॉम में देखा कि 12 प्लेयर से अभी 2-3 प्लेयर पे आ गए हैं, तो हर एक सेक्टर में ये बहुत फास्ट मूव में अभी ये आएगा कंसोलिडेशन फेज, तो ये भी एक हमें देखना है। तो इसलिए अगेन क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लीडर्स, कि जो सेक्टर में जो लीडर है, जो डेट फ्री है, वो लोग अच्छा करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि आपको सबको पता होगा कि नेस्ले में 3 या 4 साल पहले मैगी का इश्यू हुआ था, जब मैगी वेंट आउट ऑफ द शेल्फ, नेस्ले का शेयर नहीं टूटा था, नेस्ले का शेयर टिका हुआ था। क्यों टिका हुआ था? क्योंकि लोगों को विश्वास था, कॉर्पोरेट जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको विश्वास था कि मैगी विल कम बैक। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी काफी जो अच्छे बिजनेसेस हैं,
जिनके लिए नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स टफ रहने वाले हैं, वो शायद उनके शेयर प्राइस नहीं गिरे। उसका रीजन ये होगा कि सेम चीज कि मार्केट को उन पे भरोसा होगा कि वेन एवर द डस्ट सेटल्स, कोरोना का जब भी ये डस्ट सेटल होगा, दे विल बाउंस बैक और दे विल गेन मार्केट शेयर। तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, टाइटन, तनिष्क। जैसे मैंने बताया, लग्जरी आइटम पीपल विल नॉट बाय, तो अगेन ज्वेलरी भी लोग नहीं बाई करेंगे अब। लेकिन मैं मानता हूं कि टाइटन का शेयर इतना नहीं नीचे आएगा। उसका रीजन ये है कि एक ही वो लीडर है, वो सर्वाइवर है, अच्छा मैनेजमेंट है। तो जब भी अगेन ये सी, हम लोग कोई भी शादी कैंसल नहीं होने वाली है, वो पोस्टपोन होने वाली है। तो ज्वेलरी बाइंग भी कैंसल नहीं होने वाला है, पोस्टपोन होने वाला है। तो इसके वजह से मार्केट का एक विजडम आएगा कि भाई अच्छी कंपनीज को हम ज्यादा नहीं तोड़े, अच्छी कंपनीज के वैल्यूएशन बरकरार रखे। जो नेस्ले के साथ हुआ था, मैं मानता हूं कि काफी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ ये रिपीट हो सकता है। यानी ये डर में मत रहिए ना कि ये जो लॉकडाउन है, अभी 2-3 क्वार्टर खराब रहने वाले हैं तो सारे शेयर प्राइस टूट जाएंगे तो हम बेच दें अभी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफी कुछ फैक्टर इन कर लिया है। और अभी शायद ऐसा हो कि मार्केट इवन दो बैड न्यूज आए, नहीं टूटेगा। और दूसरा कि वर्ल्ड ओवर लिक्विडिटी बहुत है। अगर एफआईआई पैसा डालती है तो मार्केट नहीं टूटेगा, क्योंकि लोकल भी म्यूचुअल फंड्स, हम लोग भी पैसा डाल रहे हैं, हम लोग पैसा निकाल नहीं रहे हैं। तो फिर एब्सेंस ऑफ सेलिंग रहेगा तो शेयर प्राइस नहीं टूटेगा, इवन दो अर्निंग्स खराब आएंगे तो भी, क्योंकि अभी 2-3 क्वार्टर सबको पता है कि खराब रहने वाले हैं। सो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि लीडर्स जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर गेन कर रहे हैं, उसके साथ आप ज्यादा रहिए। जो डेट फ्री कंपनीज है, जो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, एथिकल मैनेजमेंट है, जिन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कभी धोखा नहीं दिया है, ऐसी कंपनीज के साथ हमें रहना है। सो जो जब हम हमारा जो पीएमएस है उसमें हमने ऐसी ही कंपनीज रखी हुई है, तो वी आर वेरी वेल पॉइज्ड इन दिस टाइम ऑल्सो। हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कम टूट रहा है, और आई एम वेरी श्योर कि जब मार्केट बढ़ेगा तो हमारा स्टॉक्स ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन है, इस पे मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको 2-3 क्राइटेरियाज दिखा देता हूं कि दिसंबर 2007 और मार्च 2020 को हम कंपेयर करें तो तब हम बहुत हाई लेवल, हाई यूफोरिया में थे 2007 दिसंबर में। आज हम कंप्लीट पेसिमिज्म में थे। फेब्रुआरी में ऐसा नहीं था कि मार्केट वन वे ऊपर जा रहा था, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तो तब भी खराब था। जीडीपी ग्रोथ 4.5% था, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% थे, मार्केट कैप टू जीडीपी 55% था, जो 2007 में 150% था। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न भी बहुत हाई थे, जबकि लास्ट 3 इयर्स इस बार रिटर्न बहुत कम थे। क्रेडिट ग्रोथ उस समय पे 23% था, इस बार सिर्फ 6% है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस टाइम 92% था, इस बार 69% है। तो ऑन एवरी पैरामीटर्स हम लोग नीचे ही थे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार की क्राइसिस खराब टाइम में खराब चीज पे आई है, ऐसा नहीं है कि यूफोरिया पे आई। नेक्स्ट, सो फाइनली एक बड़ी रिस्क और भी है जो लॉन्ग टर्म में आ सकती है, और वो है यूएस में जो पब्लिक डेट है वो बहुत बढ़ रहा है। आप यहाँ डेटा में देख सकते हैं कि 2001 में इट वाज 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स, नाउ इट हैज बलून टू 23.4 ट्रिलियन डॉलर। तो ये एक रिस्क हमें बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखनी है। और यूएस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट भी 0.5 ट्रिलियन थी 2001 में, इट हैज रिजन टू 5 ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। वो लोग बस करेंसी छापते ही जा रहे हैं, और ये भी एक मेरे हिसाब से रिस्क हो रहा है। सो नाउ आई हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू जास्मिन। ओके, मार्केट में अभी की सिचुएशन को देखते हुए एक क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या मार्केट कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, तो हम ये प्रेजेंटेशन दो पार्ट में देखेंगे। पहले करंट मार्केट स्टेट, मतलब कि आज की तारीख में मार्केट किस तरह से स्पेन आउट हो रहा है, और यहाँ से आगे ये जो एक सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में आई, इसके बाद अब मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि
इतना सीवियर फॉल मार्केट में क्यों आया? तो क्विकली इस पहले क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 2017 2018 की शुरुआत में देखें तो मिड कैप 50 इंडेक्स 108 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था। उसी समय स्मॉल कैप इंडेक्स, नेक्स्ट, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जनवरी 2018 में लगभग 93-94 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में 2018 की शुरुआत में एक बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूएशन प्रिवेल कर रहे थे। और अभी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जनवरी 2020, तो जनवरी 2020 में निफ्टी 50 का पी मल्टीपल भी लगभग 29 पे चल रहा था। नेक्स्ट, 2018 में हमने बहुत बड़ा एक करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में देखा, पर उस टाइम पे भी पूरे 1 से 2 साल तक मार्केट में एक सस्टेन्ड रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो इस टाइम पे ये केन्स का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही रिलेवेंट होता है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो मार्केट में जो ओवरस्ट्रेच वैल्यूएशन है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत लंबे टाइम तक ऊपर की साइड में भी रह सकते हैं और उसी हिसाब से नीचे के साइड में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट के साइड में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट को भी समझना बहुत ही जरूरी है और इस पे थोड़ा सा हम टाइम लेंगे कि मार्केट दो तरह से, मार्केट में कोई भी इवेंट जब होती है तो उस पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो मार्केट में दो तरह के फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। एक तो कि जो नॉन अननोन, मतलब कि कोई एक इवेंट होने वाली है पर उसका आउटकम क्या होगा वो हमें नहीं पता है, तब मार्केट में एक अलग तरह से रिएक्शन आता है। और जब अननोन अननोन मतलब मार्केट को कुछ पता ही नहीं है उस तरह का जब कुछ आउटकम आ जाता है, उस टाइम पे मार्केट में रिएक्शन एक अलग प्रकार से आता है। अगर हम नॉन अननोन फैक्टर की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब उसकी डेट फिक्स होती है, वहां पे रेट कट होगा या रेट हाइक होगा उतना ही अनसर्टेनिटी होता है। सिमिलर फैशन में बजट अनाउंसमेंट होना है तो उसकी डेट फिक्स होती है, वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनाउंस हो जाएगा, वो एक अनसर्टेनिटी पर ही मार्केट को रिएक्ट करना होता है। उसी तरह से अननोन फैक्टर, मतलब के सर्जिकल स्ट्राइक 11 बजे जब अनाउंसमेंट हुआ तब तक हमें किसी को कुछ भी पता नहीं था और वहां पे ऑल ऑफ अ सडन मार्केट रिएक्ट करता है। सिमिलर फैशन में जब रात को 8 बजे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट कर दिया तो उसके दूसरे दिन से मार्केट ने उस पर अचानक से रिएक्ट करना पड़ा था। सिमिलर फैशन में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट जब हुआ तो उस टाइम पे भी इस तरह से ही कुछ एब्रप्ट प्राइस मूवमेंट आना शुरू हुआ था। और अभी की सिचुएशन में जब जनवरी फरवरी में कोविड-19 ये शब्द हमने सुनने की शुरुआत की और जब पता चला कि ये एक पेंडेमिक है तो तब मार्केट को अचानक से एक रिएक्ट करना पड़ा। तो नेक्स्ट, इस समय पे एक्चुअली हुआ क्या, तो फरवरी 2020 तक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो 17-18 तक जंप हुई थी और पिछले 3-4 साल से हम 12-15 और 20 के रेंज में एक ट्रेड कर रहे थे वॉलेटिलिटी में। वो अचानक से शूटअप हो गई 83.61 पे और जो अभी ट्रेड कर रही है 50 पे। अब सिंपल लैंग्वेज में नेक्स्ट हम ये पहले समझ ले कि 83.61 की वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये 12 मंथ से हम अगर डिवाइड करें तो इसका एक सिंपल मीनिंग ऐसा होता है कि 83.61 मतलब एक दिन में मार्केट 7% तक, नेक्स्ट, एक दिन में मार्केट में 7% से भी ज्यादा की मूवमेंट आ रही है। और अभी जब ये 50 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो नेक्स्ट इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आज के दिन में भी मार्केट में डेली 4% से ज्यादा की मूवमेंट आ रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में इतना सीवियर रिएक्शन क्यों आया, तो मार्केट नेक्स्ट एक
हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था और उसी टाइम पे कोविड-19 जो कि एक अननोन फैक्टर था जिसके बारे में मार्केट को कुछ पता ही नहीं था और अचानक से मार्केट को हिट कर गया। तो इस हिसाब से अभी जो मार्केट में उसका रिएक्शन आया है वो एक नेक्स्ट शार्प फॉल और एक बहुत हाई वॉलेटिलिटी के बीच में अभी हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड मूव जब मार्केट में आया है जो कि 6 सिग्मा या 7 सिग्मा से भी बड़ा मूवमेंट है, जो अभी सिद्धार्थ भाई ने बताया कि पिछले 100 साल में इस तरह की प्राइस एक्शन हमने आगे कभी भी नहीं देखी है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड के पास्ट में इस तरह से जब भी प्राइस एक्शन आती है तो उस टाइम पे मार्केट का बिहेवियर किस तरह का होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम सबसे पहले 2018 में जो प्राइस रिएक्शन आया था उसको एक बार फिर से रिकेप करने की कोशिश करते हैं। तो जब पहला फॉल आया था तो टॉप से मार्केट में 30% का करेक्शन आया था और उसके बाद मार्केट में 25% का एक प्राइस एप्रिसिएशन भी आया था। उसके बाद जब नेक्स्ट फॉल आया तो उसमें फर्दर 10% का कट आया था और वहां से बॉटम से हमने फिर से एक बार 23% का जंप दिया था और अल्टीमेटली टॉप पे से हमने प्राइस करेक्ट थर्ड टाइम जब करेक्शन आया तब वो अक्टूबर में हमने बॉटम बनाया था और तब जाके टोटल 65% का प्राइस करेक्शन आया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी वो लिनियर अप ट्रेंड नहीं होता है। उसी तरह से जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वहां पे भी दोनों तरफ की मूवमेंट इतनी शार्प रहेगी क्योंकि हमने देखा कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो अभी की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो मार्केट में 40% का करेक्शन आ चुका है और वहां से हमने 21% का प्राइस एप्रिसिएशन, अगर हम बॉटम पे निफ्टी 7511 की बात करें तो वहां से हमने 9100 9200 तक का एक प्राइस रिएक्शन भी हमने ऊपर की साइड में देख लिया है। नेक्स्ट, ये एक हमने पास्ट के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की है कि जब भी मार्केट में 40% के ऊपर का करेक्शन आता है तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है। तो पहली बार 1992 में 53% का फॉल आया था और उस टाइम पे मार्केट को करेक्ट करने में 12 महीने लगे थे और फिर बॉटम पे से रिएक्ट करने के लिए 18 महीने लगे थे। तो मतलब जो टाइम था, रिकवरी टाइम जो था वो 1.5 टाइम्स था। सिमिलर फैशन में 2000 की अगर बात करें तो वो 1.35 टाइम्स था। 2008 की बात करें तो वो रफली अराउंड 3 टाइम्स था। और अगर अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट में 40% का करेक्शन आ चुका है जो कि मात्र 3 महीने के टाइम पीरियड में आया है। अगर मार्केट यहां से फर्दर फॉल नहीं देता है तो 9 से 12 महीने में फिर से ये रिकवर भी हो सकता है। अगर ये 40% का फॉल यहां से टाइम वाइज लंबा होता है तो एक सिंपल एस्टिमेट ऐसा है कि मार्केट का करेक्शन जितने महीने का होगा उससे 3 टाइम्स हमें ज्यादा टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा एक स्टडी हमने ये किया है कि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में मंथली बेसिस पर, ये मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न है जहां पे एक कैंडल का मतलब है पूरा एक महीना, और वहां पे अगर 120 महीना मतलब के पूरे डिकेड पिछले 10 साल का एवरेज अगर हम मंथली एवरेज निकाले तो मार्केट ने 2009 में जब अक्टूबर महीने में जब बॉटम बनाया था तब इस लेवल के आसपास, मतलब जो डिकेड एवरेज जो है मंथली एवरेज उसके आसपास कहीं पे मार्केट ने बॉटम बनाने की कोशिश की थी और इस टाइम पे भी मार्केट वो लेवल को टच करके आया है और अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये एक दूसरा ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम यहाँ से आगे चलते हुए ध्यान में रख सकते हैं कि एक जो डिकेड का मंथली एवरेज है मार्केट इसके आसपास भी बॉटम बना सकता है। नेक्स्ट, जैसे सिद्धार्थ भाई ने आगे बात की कि अभी जो इंटरेस्ट रेट सिचुएशन है वो हमारी पिछले 5000 साल में सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। इससे पहले 1929 1930 के एरिया में जब हम थे उस टाइम पे मार्केट में इस लेवल पे हमारे इंटरेस्ट रेट पहुंचे थे। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। नेक्स्ट,
इसका इंटरप्रिटेशन दो तरह से होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट का एक मीनिंग होता है कि मार्केट में इक्विटी वैल्यूएशन हायर साइड पे रहेंगे। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर हम 2008 या उससे पहले के किसी भी वैल्यूएशन के साथ अभी के मार्केट को हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें दूसरा एक चीज ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2008 के टाइम पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट 7.5% पे थे और आज की सिचुएशन में वो 4.4% पे है। तो जो पीई मल्टीपल उस टाइम पे मार्केट ने लोवेस्ट ट्रेड किया था, शायद अभी के मार्केट में वो लोवेस्ट वैल्यूएशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब पीई मल्टीपल वहां से स्लाइटली हायर साइड पे बॉटम आउट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पीई मल्टीपल को एक आइसोलेशन में हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीई मल्टीपल ओवरऑल प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के साथ को रिलेटेड है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि अगर ग्रेट डिप्रेशन के लेवल पे इंटरेस्ट रेट अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि मार्केट में क्रेडिट ऑफटेक बहुत ही कम है। तो यहां से आगे चल के इकोनॉमिक रिकवरी आने में भी टाइम हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लग सकता है। नेक्स्ट, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मार्केट बॉटम आउट होने के टाइम पे हम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम ट्रैक करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। तो प्रीवियसली अगर हम देखने जाए तो रफली अराउंड 30% 40% मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जब भी होता है तो उस टाइम पे मार्केट हमारा बॉटम आउट हो जाता है। और अभी की अगर हम बात करें तो 50 to 54 के लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है कि यहाँ से आने वाले टाइम में हमें एक गाइडेंस दे सकता है कि कौन से लेवल पे मार्केट बॉटम फॉर्मेट कर सकता है। नेक्स्ट, यहां से आने वाले टाइम में जब कोविड-19 ने हिट कर दिया है मार्केट को, तो इससे आगे मार्केट में किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो इस पे हम बहुत ही क्विकली अब देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये भी सिद्धार्थ भाई ने डिस्कस किया है कि अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी मार्केट में पंपिंग की जा रही है। और अगर इसको हम थोड़ा पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएस ने अपने जीडीपी के 10% जितना क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। सिमिलर फैशन में जापान ने अराउंड 20%, जर्मनी ने 20% उसके जीडीपी का ऑलरेडी मार्केट में फिस्कल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यहां से आने वाले टाइम में जैसे ही एक बार ये कोविड-19 की अनसर्टेनिटी थोड़ी सी दूर होगी, तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो इन हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं पे फिर से इक्विटी मार्केट को एड्रेस करेगी। नेक्स्ट, ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो अगले जो क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब QE1, QE2, QE3 कौन सी साइज में हुआ था और उसका मार्केट में किस हिसाब से इंपैक्ट आया था, अगर ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो अभी जो यूएस ने अनाउंसमेंट किया है क्वांटिटेटिव ईजिंग 4, QE4, ये इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो बाइंग 30 वीक में नहीं हुआ था, उस हिसाब का बाइंग ऑलरेडी पहले और दूसरे वीक में यूएस में होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहां से एक थोड़ा सा अंदाज ले सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की लिक्विडिटी पंपिंग की जा रही है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट, दूसरा एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोविड-19 से पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया थी, और जब ये कोविड-19 हिट कर गया है और उसके बाद जो इंटरनेशनली अब रिवैल्यूएशन हो रहा है, तब भी बाकी की इकोनॉमी में जिस हिसाब का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है माइनस में, उसकी कंपैरिजन में अभी भी इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज पर द एस्टिमेट। तो यहां से आने वाले टाइम में भी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही शार्पली स्लो डाउन होने वाला है। पर एक एस्टिमेट ऐसा कह रहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। नेक्स्ट,
ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है जो एक्चुअली अप्रैल महीने से हो जाने वाला था, पर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिले हुआ है। पर मॉर्गन स्टैनली का एक एस्टिमेट है कि मई महीने में जब एमएससीआई इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगा तो उस टाइम पे इंडिया का पोर्शन एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज इंक्रीज होने वाला है और उसके इम्पैक्ट में 7.1 बिलियन डॉलर का एक एडिशनल इनफ्लो इंडिया के मार्केट में आ सकता है। और उसका अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट देखें तो एल&टी, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, नेस्ले और डिविस में एक एडिशनल इनफ्लो होगा। और इसके साथ साथ ये राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब नए स्टॉक एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी एक एडिशनल एफपीआई एफआईआई इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, ये भी एक अभी मैं रिसेंटली केपीएमजी का एक रिपोर्ट स्टडी कर रहा था और वहां पे उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि यहाँ से आने वाले टाइम में मार्केट में किस तरह के बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो कोविड-19 के बाद कंपनी में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़े बड़े जो 3-4 इम्पोर्टेंट चेंजेस मुझे जो लग रहे हैं कि जो यहाँ से आगे हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, उसमें एक है फिजिकल टू डिजिटल। जो अभी हम वेबिनार कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये वेबिनार के जरिए से या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। कल या परसों में अभी एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, वहां पे भी नवनीत मुनोत जो कि एसबीआई के सीआईओ है, उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़ा एक लर्निंग कोविड-19 के बाद हमारा क्या हुआ, तो ये जो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल सेवी हम नहीं थे, अब वो हम बन गए हैं। बहुत सारी चीजें जो हमें यूज करना नहीं आती थी वो हमने सीख ली है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में ये एक सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलने वाला है, फिजिकल टू डिजिटल। दूसरा एक जो पॉइंट है वो इम्पैक्ट सबसे बड़ा करेगा वो है कैश इज द किंग। मतलब जो डेट रिडन कंपनियां है वहां पे ये दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर सिंपल लैंग्वेज सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर किसी कंपनी के पास सिर्फ 3 महीने का ही कैश बैलेंस है तो उसके बाद वो क्या करेगा। किसी कंपनी के पास अगर 2 महीने का ही कैश बैलेंस है तो उसके बाद वो क्या करेगा। क्योंकि अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो उस टाइम पे मार्केट के ऑपरेशंस बंद है, पर उसकी बहुत सारी फिक्स्ड और ऑपरेशनल कॉस्ट ऐसी है कि जो इनकर्ड हो रही है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, तो जो कंपनी ने डेट नहीं लिया है, जो कंपनी के पास कैश ज्यादा है, वो कंपनी इस टाइम को, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम को सर्वाइव कर पाएगी और यहाँ से सर्वाइवल के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। दूसरा एक है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस, और दूसरा लास्ट जो पॉइंट है बिल्डिंग एजिलिटी। मतलब यहाँ से आगे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अपनी एजिलिटी क्रिएट करने में भी एक बहुत अपने फोकस स्ट्रेटेजी जो है बिजनेस की, उसमें ये एक चीज को भी इंट्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, और इसी रिपोर्ट में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखने जैसा है कि यहाँ से आने वाले टाइम में वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट कोविड-19 इज लाइकली टू लीड टू अ न्यू नॉर्मल। ओवरऑल हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बहुत सारे बड़े चेंजेस होने वाले हैं, और कंपनी जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनियों में भी बहुत सारे बड़े चेंजेस होने वाले हैं। उसमें से कुछ चेंजेस को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो यहाँ से आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। विद दिस नोट, नेक्स्ट, सर जॉन टेम्पल्टन के इन शब्दों के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन में कंक्लूड करने जा रहा हूं। द 4 मोस्ट डेंजरियस वर्ड इन इन्वेस्टिंग इज दिस टाइम इट्स डिफरेंट। थैंक यू सो मच। Senil, now please coordinate for question and answer. Sure. Okay, there are so many attendees have raised their hand, so I take them one by one. Okay, the first है अशोक भाई शाह करके, he has raised the hand, so I am unmuting him. हेलो अशोक भाई शाह, आप बोल रहे हैं?
हेलो। ओके, कोई आंसर नहीं आ रहा है। वी मूव टू नेक्स्ट। जय अरोरा करके एक अटेंडी इसने किया है कि क्वेश्चन है, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स और अ लार्ज कैप फंड्स? सी हमारा ये व्यू है और ये काफी 1-1.5 साल से व्यू है कि लार्ज कैप्स वुड डू बेटर, क्योंकि सी जब भी मार्केट खराब होता है और बाद में रिकवरी आती है, एफआईआईज आते हैं, तो दे वुड फर्स्ट पंप देयर मनी इन द लीडर्स, ब्लू चिप कंपनीज। सो पहले रिकवरी लार्ज कैप में आती है। और दूसरा पॉइंट कि लास्ट 3-4 इयर्स में इंडिया में जो हुआ है, जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रेरा, आईबीसी, ये सब जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके वजह से कंसोलिडेशन और जो विनर्स हैं, विनर्स टेक्स इट ऑल, ये चल रहा है। यानी हर एक सेक्टर में जो 2 या 3 टॉप की कंपनीज है, वो ही सारा मार्केट खा रही है। तो वी फील के लार्ज कैप्स में ही आपका ज्यादा प्रपोर्शन होना चाहिए। आपका सपोज 100 रुपए है, तो 70-75 रुपीज शुड बी इन लार्ज कैप, 15 रुपीज शुड बी इन मिड कैप, और फिर रेस्ट आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, देन गो विथ स्मॉल कैप। लेकिन इन करंट टाइम ऑल्सो आई रिकमेंड के लार्ज कैप में ही वेटेज ज्यादा रखिए। Okay. One more question. I think Jasmine Bhai will answer properly. Hey, what could be buy at present or average yield? ये क्वेश्चन है, सो आई कैन ही इज आस्किंग फॉर हमें एवरेज करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए नई सॉल से। एक्चुअली ये क्वेश्चन को जनरलाइज आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें स्टॉक स्पेसिफिक भी देखना पड़ेगा। जैसे सिद्धार्थ भाई ने अपने लिस्ट में जिन स्टॉक को नेगेटिव, जिन सेक्टर को नेगेटिव टेरिटरी में रखा था या तो न्यूट्रल टेरिटरी में रखा था, अगर आपके पास उस तरह के कोई स्टॉक है तो मेरे हिसाब से वहां पे अभी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। तो इसका स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना बहुत ही जरूरी है। पर इन जनरल अगर हम बात करें तो हमने जो फंडामेंटल लिस्ट दिया है, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जिस कंपनियों का है, उन कंपनियों में डेफिनेटली एवरेज आउट कर सकते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन जो कि एक यूजर ने पूछा है कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल बी अफेक्टेड। सी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वैसे भी हम देखें तो लास्ट 10 इयर्स में कोई वेल्थ क्रिएशन हुई नहीं है। L&T को छोड़ के कोई भी कंपनी सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी हालत खराब है। तो आई डोंट फील के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सी एक चीज हमें ये भी देखनी है कि ये जो कोरोना हुआ है, उससे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए है। लेकिन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 2-3 क्वार्टर्स, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 5 इयर्स 10 इयर्स। सो उस हिसाब से जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है कि जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिंगल डिजिट में आता है, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट मेक मनी। अभी जैसे जास्मिन ने बताया कैश इज द किंग, तो कैश कैसे बनती है, फ्री कैश फ्लो कैसे आता है, व्हेन योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो जो गैप होता है, वो जो डिफरेंस होता है, दैट इज नथिंग बट योर कैश फ्लो। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में कैश फ्लो जनरेट नहीं होते, आई डोंट फील के वी शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। अभी एक और क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि काइंडली सजेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज द बेस्ट एट द टाइम। सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तो हर एक लोग की अलग अलग हो सकती है। व्हाट वी फॉलो, आई कैन टेल यू कि हम लोग वी गो विद द बेस्ट कंपनीज, लीडर्स के जो मार्केट शेयर गेन करते हैं, प्रॉफिट शेयर गेन करते हैं, जिनका मैनेजमेंट एथिकल है, कॉम्पिटेंट है, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिन्होंने ऐसी क्राइसिस देखी है और उसमें से अच्छे उभर के आए हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ कभी धोखा नहीं किया है, और वैल्यूएशन रीजनेबल है। ये सब पैरामीटर्स में अगर वो फिट बैठती है, एंड अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जिस भी क्षेत्र में है उसका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगेन
ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी 3.5 लाख करोड़ का सेक्टर है और टाइटन का मार्केट शेयर उसमें सिर्फ 4.5% है, तो स्टिल अ ह्यूज रूम टू ग्रो फॉर टाइटन। इसी तरह हर एक सेक्टर में फुटवेयर सेक्टर है, लिकर है, असेंशियल कमोडिटीज है, हर एक में अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज। ओके, थैंक यू। अभी एक और हमें क्वेश्चन आया है जो पूछना चाह रहे हैं मीशा शानी करके। हेलो मीशा शानी जी, कहना है आप सुन रहे हैं हमें? Yeah. Okay, you can ask the question. Yeah, in a present scenario, we should invest in a direct equity market or through mutual fund. That's my one question. And another question is to know about debt-free company. You have, Mandalwala sir has told the company which have less debt are better. So how I can know that these are the company which are the debt-free company? ओके, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आप बैलेंस शीट अगर पढ़ सकते हैं या फिर अगर आप screener.com करके एक वेबसाइट है, screener.in, वहां पे जाएंगे तो आपको कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। तो इजीली, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कंपनी में कितना डेट है वो तो इजीली मिल जाता है। सो जनरली प्रीफर कंपनीज के जहाँ पे डेट हो ही नहीं, डेट फ्री ही हो। तो जनरली ब्लू चिप कंपनीज आप देखोगे तो दे आर मोर और लेस डेट फ्री। बैंक्स को छोड़ के, बैंक्स इज अ लेवरेज बिजनेस, तो वहां पे डेट रहेगा, लेकिन ओवरऑल आप कोई भी, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, कोलगेट है, ये सब डेट फ्री कंपनीज है। तो वो लोग के पास कैश जो होती है उनके वो लोग डिविडेंड भी देते हैं, बाईबैक भी करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। और इक्विटी? हाँ, सी अगेन, आपके पास आप जो प्रोफेशन में है वहां आपका मैक्सिमम टाइम जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं, जब आप अच्छी तरह रिसर्च खुद नहीं कर सकते, खुद टाइम नहीं दे सकते, खुद अटेंशन नहीं दे सकते हैं, देन यू शुड लीव इट टू प्रोफेशनल पीपल। क्योंकि सी हमारा काम यही है, हम लोग पूरा 24/7 यही करते हैं, रिसर्च करते हैं, कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जब भी उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तब मैनेजमेंट को सुनते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो आई डोंट फील के यू शुड गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में रेट ऑफ फेलियर इज 90%। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 90% कंपनीज इज लेस देन 15%। तो जब अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपका पैसा डुबाएगी ही। इंडिया में 5500 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से पैसे कितनी कंपनीज बनाती है? तो हार्डली 250-500 कंपनीज। दूसरी सब कंपनीज कचरा है, भंगार है। तो अगर आप उसमें घुस गए, आपने रिसर्च अच्छा नहीं किया, किसी के टिप आई और आपने ले लिया, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके सामने म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि बहुत सारे कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो आपका पैसा एकदम डूब नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है परसेंटेज वाइज, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यू आर डाउन 90%, 95%, जो हमने स्टॉक्स में देखा है। येस बैंक 400 रुपए का 25 रुपए हो गया, इंडिया बुल्स 1400 रुपए का 200 रुपए, 100 रुपए हो गया। तो अच्छी अच्छी कंपनीज भी इतना खराब हो जाती है, तो म्यूचुअल फंड में इतनी खराब नहीं होगी। एंड दैट इज वाई प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड देन जो भी कैपिटल है उस पर हमें एप्रिसिएशन लेना है। ओके, थैंक यू। સિદ્ધાર્થભાઈ, હલો, क्या? હા મહેશભાઈ બોલું અમદાવાદથી। हाँ महेश भाई, बोलो बोलो। હવે આ ફાર્માસ્યુટિકલમાં અત્યારે જે છે બુસ્ટિંગ આવ્યું છે, એમાં સ્પેશિયલી ધોઝ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ હાઇડ્રોક્લોરિન ને બાકી લાઈફ સેવિંગ ડ્રગ, પેરાસિટામોલમાં બી ડિમાન્ડ નીકળી છે, એક્સપોર્ટ વધ્યું છે। તો શુડ વી ઇન્વેસ્ટ ઇન કેડિલા હેલ્થકેર, કે વી ડુ કે સન ફાર્મા, કે હાઉ વોટ ડુ યુ સી? ફાર્મામાં પણ કેવું છે કે મારા હિસાબે એક બે કંપનીમાં કરો એના કરતા બાસ્કેટ સિલેક્શન કરો, કારણ કે આમાં પણ બહુ બધા અંદર એવી વસ્તુઓ હોય છે જે આપણને નથી ખબર હોતી, અને એ લોકોના આ જે તમે ડ્રગોની વાત કરી એ ટોટલ રેવન્યુમાં કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, અગેન વી ડોન્ટ નો। એટલે અત્યારે એઝ અ સેક્ટર ફાર્મા ફેન્સી સેક્ટર થઈ ગયું છે, એવરીબોડી વોન્ટ્સ ટુ ચેઝ ધેટ સેક્ટર, એટલે થોડો યુફોરિયા બી આવી રહ્યો છે। પણ અલ્ટિમેટલી બધી કંપનીઓ સારું કરશે એ મને ડાઉટ છે। મારો પોઈન્ટ એ છે કે એવી કંપનીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરો કે જેમાં ઇન્ડિયાનું સેલ્સ પ્રપોર્શન વધારે હોય, કારણ કે યુએસમાં હજુ બી પ્રોબ્લેમ છે
ત્યાં કોમ્પિટિશન હાઈ છે, માર્જિન્સ થીન છે, જ્યારે ઇન્ડિયામાં આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ નથી. એટલે ઇન્ડિયા સેન્ટ્રિક કંપનીઝમાં વધારે અમે લોકો બુલિશ છે. અને એ સિવાય બીજી કંપનીઝ કે જેમાં તમારું રિસર્ચ સારું હોય, ડીપ એનાલિસિસ હોય, તો તમે કરી શકો છો. બાકી ઇન્ડિયા સેન્ટ્રિક ફાર્મા કંપનીઝ અને જેનું બેકગ્રાઉન્ડ, એટલે એક્ઝામ્પલ આપું, એબોટ ઇન્ડિયા છે કે એલ્કેમ છે, આ ટાઈપની કંપનીઝ પર વધારે ફોકસ કરી શકાય. એક ઓર ક્વેશ્ચન જે રેઝ હેન્ડ કર્યો છે અર્પણભાઈ કરીને છે. અર્પણભાઈ, તમે સાંભળી શકો છો? આપ સુન रहे हो? हेलो, ओके. और बहुत सारे पार्टिसिपेंट का ये क्वेश्चन आया था कि ELSS में कौन से फंड रिकमेंड करने चाहिए. तो वी सजेस्ट बेस्ट नॉट टू आंसर इन दिस, राइट सर? सी 1-to-1 बेसिस पर वो हम ले सकते हैं, जनरिक में नहीं लेना है. સૈનિલ પ્રાઇવેટલી એને રિપ્લાય આપી દીધો. Okay. Okay. Any other question from participants? They can raise the hand. आप raise hand कर सकते हैं. હેલો હેલો. Yes. There is one question. હા, ટેસ્ટિંગ માટે તમે કીધું કે ટેસ્ટિંગની ફી 0 રાખવાની, પણ એના માટે આવી ગયું કે જે લોકો બિલો પોવર્ટી લાઈન હોય, જેની પાસે એક કાર્ડ હોય એને જ ફ્રી, બાકીના ચાર્જ કરવાના. એ લોકો સુપ્રીમ કોર્ટે એવાય કર્યું પાછું. ફાઇન. થેન્ક યુ. આજે આવી ગયું છે. કારણ કે ગઈકાલે હું થાઇરોકેરના વેલ્યુ મનીને સાંભળતો હતો ને, તો એ જ કહેતા હતા કે જે લોકો મર્સિડીઝમાં આવે છે એ લોકો આવીને ટેસ્ટ કરાવે છે ફ્રીમાં. તો એ સારી વસ્તુ નથી એમ. પણ હવે તમે કીધું તો સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવી ગયો આજે. ગુડ. કે ખાલી જે બિલો પોવર્ટી લાઈન છે, જેની પાસે આ કાર્ડ છે, એ લોકોને જ ફ્રી, બાકીના ચાર્જ લેવાના. બરાબર છે. ફાઇન. એટલે તમે કરેક્ટ કરી લેજો તમારે. राइट. वन मोर क्वेश्चन वाज आंसर्ड, मतलब पूछा गया था लेकिन उसका आंसर आ गया कि म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या फिर फंड मैनेज बाय कॉन्सेप्ट. સી અગેન યુ શુડ ડાયવર્સિફાઈ. એવું નથી કહેતા કે કન્સેપ્ટ જ સારું છે કે આ XYZ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જ સારું છે. યુ શુડ ડુ યોર ઓન ડ્યુ ડિલિજન્સ કે યુ શુડ નો કે ફંડ મેનેજર કોણ છે, ફંડ મેનેજરનો ટ્રેક રેકોર્ડ કેવો છે, એની ફિલોસોફી શું છે, એ કઈ ટાઈપની કંપનીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. આ બધું અમે કન્સેપ્ટનું જે પણ લિટરેચર છે એમાં બધું હાઇલાઇટ કરતા હોઈએ છીએ. રેગ્યુલર વિડીયોઝ આપતા હોઈએ છીએ. અમે એવરી યર જે અમારા એનિવર્સરી પ્રોગ્રામ્સ છે એમાં પણ આ બધી વસ્તુઓને હાઇલાઇટ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જોઈને યુ શુડ ડિસાઇડ કે હુ ઇઝ બેટર, અને એ રીતે જવું જોઈએ. મારું ઇન્વેસ્ટરને ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે ડોન્ટ ગો વિથ ફંડ મેનેજર્સ કે જે લોકોએ ખાલી છેલ્લા 1 વર્ષમાં બહુ સારું કર્યું હોય અને એ રિટર્ન્સ તમને હાઇલાઇટ કર્યા કરતા હોય. કારણ કે એવરી યર ન્યૂ ફંડ મેનેજર્સ વિલ ઇમર્જ વિનર્સ. પણ અલ્ટિમેટલી વિનર લોંગ ટર્મમાં એ રહેશે કે જે સારી ફિલોસોફીને એડપ્ટ કરીને ડિસિપ્લિન વેમાં કામ કરે છે, એ પોતે ડાયવર્ટ નથી થયા કરતો, અને એ રીતે યુ શુડ ચૂઝ. एक और क्वेश्चन आया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टाइम में कि शुड वी लिक्विडेट अवर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर फॉल. सी आज सुबह ही मैं पराग परीक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का एक कोट उनका प्रेजेंटेशन था, वो सुन रहा था. उन्होंने बहुत अच्छा एक दिया था कि साई बाबा वे ऑफ इन्वेस्टिंग. साई बाबा ने આપણે બધા માનીએ છીએ, રાઈટ? સાઈ બાબા શું કહે છે? શ્રદ્ધા એન્ડ સબૂરી. So what is Shraddha? Shraddha is nothing but faith. And what is Saburi? Saburi is nothing but patience. So we all live in India. We should have faith in our country. Okay, our country will bounce back from this. And going forward 3 years, 5 years, we will again grow. We will do well. Our GDP growth પાછો 5-6% પર આવશે. એટલે આ આવી વસ્તુ ફેથની. અને હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું કે ઇક્વિટીમાં જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો ને, તો તમારું ધર્મ હોવો જોઈએ ટુ બી એન ઓપ્ટિમિસ્ટ. કારણ કે ઇફ યુ આર નોટ એન ઓપ્ટિમિસ્ટ, યુ શુડ નોટ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇક્વિટી. દેન યુ હેવ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ કે જ્યાં દરરોજ નવા હાઈ બને છે. પણ વેન યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ઇક્વિટી, યુ આર બેટિંગ ઓન ધેટ એન્ટરપ્રિન્યોર, યુ આર બેટિંગ ઓન ઇન્ડિયા કે ઇન્ડિયા વિલ ડુ વેલ ઇન નેક્સ્ટ 3 years, 5 years, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ઇક્વિટી. એટલે ફેથ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને સેકન્ડ આવે છે પેશન્સ. આવા ટાઈમમાં આપણને બધાને દેખાઈ રહ્યું છે કે અનનોન બહુ બધા ફેક્ટરો છે. વી ઓલ્સો ડોન્ટ નો નેક્સ્ટ 15 days, 1 monthમાં શું થવાનું છે. એટલે પેશન્સ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
આ બે વસ્તુ જો રાખશો ને તો પૈસા ડેફિનેટલી બનશે. 2008માં માર્કેટ તૂટેલું ત્યારે બી જેણે ફેથ અને પેશન્સ રાખી, શ્રદ્ધા ને સબૂરી રાખી, એ માણસે પૈસા બનાવ્યા. આ વખતે બી હું એવું જ માનું છું કે આ વસ્તુ, બે વસ્તુમાં તમે બિલીવ કરો. નેક્સ્ટ 3 yearsમાં આપણે આન્સર જોઈશું કે રિટર્ન્સ કેવા આવે છે. Okay, follow-up question from the same user. That what you look while you invest fund through your PMS? I mean, concept PMS. રાઈટ. સી અમારો એક છે ને યુટ્યુબ પર વિડીયો છે, ફંડ મેનેજર ડિસ્કસિંગ ફિલોસોફી કે હાઉ હી ઇન્વેસ્ટ. તો એ લગભગ 5 મિનિટ્સનો વિડીયો છે. એ હું તમને રિકમેન્ડ કરીશ કે તમે જોઈ જજો. બાકી એ સિવાય મેં ઘણી વાર અહીંયા આ વિડીયોમાં પણ હું બોલી ગયો એક બે વાર કે ગો વિથ લીડર્સ, ગો વિથ કંપનીઝ કે જેનું ROC ઇઝ મચ અબાઉ 20-25%, ગો વિથ ડેટ ફ્રી કંપનીઝ, ગો વિથ કંપનીઝ કે જેમાં સેક્ટર બહુ મોટું છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી સાઇઝ બહુ મોટી છે, પ્રમોટર હોલ્ડિંગ એનું સારું છે, સ્કિન ઇન ધ ગેમ છે, ટ્રેક રેકોર્ડ સારો છે, ખરાબ સમયમાં એને સારું કર્યું છે ને એમાંથી ઉભરીને બહાર આવ્યો છે, માઇનોરિટી શેર હોલ્ડર્સનું એને ધ્યાન આપ્યું છે, કોઈ ફ્રોડ નથી કર્યું. આ ટાઈપની જો કંપનીઝ તમે લેશો તો મોટા મોટા વાંધો નહીં આવશે. અને એ જ અમે પણ ડીપ રિસર્ચથી એનાલાઇઝ કરીને શોધીને એવા કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. There are so many questions are coming. So one last question, वैभव करके अटेंडी है. वैभव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो वैभव भाई, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. हेलो. Okay, there may be issues. Fine. So if anyone has question, they can ask in a 1 or 2 minutes. Else we Yeah, can. Siddharth bhai, can you hear me? Yeah. Okay. Yes, Siddharth Ashish bhai. bhai. Yeah, Siddharth bhai, one of my question was that કે હમણાં એઝ ઓફ નાઉ બધી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ડેટ માર્કેટમાં પ્રોબ્લેમ્સ છે. આ પ્રોબ્લેમ્સ ક્યાં જઈને સ્ટેબિલાઇઝ થાય એવું કંઈ લાગે છે? ઓકે, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન આશીષભાઈ. સી ડેટમાં પણ ખાસ કરીને જે કોર્પોરેટ ડેટ ફંડ્સ છે કે ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ્સ છે એમાં વધારે પ્રોબ્લેમ્સ છે. અને મને એવું લાગે છે કે આવા સિચ્યુએશનમાં એ પ્રોબ્લેમ રહેશે તો ખરા જ, કદાચ હજુ વધારે બી આવી શકે છે. એટલે બહુ એવર્સ રહેવાની જરૂર છે આવા ડેટ ફંડ્સમાં. મારો એ સિમ્પલ આન્સર છે. કારણ કે સી ડેટ કોણ રેઝ કરે, ડેટ કોને જોઈએ? જેની હાલત એટલી સારી નહીં હોય એને જ જોઈએ. જે કંપનીઝ બહુ સારી હશે એ લોકો તો પૈસા માંગવા આવવાના જ નથી. ઇન્ફોસિસ કોઈ દિવસ પૈસા માંગવા નથી આવવાનો, કોલગેટ કોઈ દિવસ પૈસા માંગવા નથી આવવાનો. એટલે સારી કંપનીઓ નથી માંગવાની, જે વીક કંપનીઓ છે એ લોકો જ વધારે પૈસા માંગવાના છે. એટલે એમાં રિસ્ક બી વધારે છે. એટલે આવા સમયમાં બને ત્યાં સુધી એવા ફંડ્સથી દૂર રહેવું જ વધારે હિતાવ છે. Okay, Siddharth bhai, one more question. Secondly is that કે હમણાં બધા એમ કે છે હજી આપણા માર્કેટ has not yet bottom out. So actually what are the signs that we should look for કે economy is turning around? Basically as a layman and no one understands that, અને ખાલી આપણે એવરેજિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારતા હોઈએ કે ભાઈ હમણાં આપણે 20% લઈએ પછી આપણે 20% લેશું. પણ if someone wants to go aggressively, so what are the points that he should see in the economy that the economy is really reviving? ઓકે, સી આશીષભાઈ, આ ક્વેશ્ચન બી એવો છે કે એટલો ઈઝી નથી ટુ આન્સર. પણ હું તમને ખાલી 2-3 રીતે સમજાવું કે એક વસ્તુ, માર્કેટની બી એક વિઝડમ હોય છે. અને માર્કેટ જ્યારે બી ઇકોનોમી બોટમ આઉટ થાય છે એ પહેલા માર્કેટ બોટમ આઉટ થઈ જાય છે. આપણે હિસ્ટ્રીમાં જોયું છે કે જીડીપી ગ્રોથ કદાચ 2 ક્વાર્ટર પછી ખરાબ આવશે, પણ શેર પ્રાઇસ ઓલરેડી અત્યારે કદાચ બોટમ આઉટ થઈ ગયા હોય. એટલે એ વસ્તુ બી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની. અને વી ડોન્ટ નો, આપણે તમે જો કોઈ પણ આપણે ઇકોનોમીની રાહ જોઈશું કે ઇકોનોમી ટર્ન અરાઉન્ડ થાય છે પછી હું બાય કરીશ, તો પ્રાઇસ બી એ રીતે વધી ગયા હશે ત્યારે. એટલે ત્યારે તમને અત્યારે જે રીતે મળી રહ્યું છે સસ્તું એવું નહીં મળશે. મારો આમાં મેઇન પ્લે એ છે, કહેવાનું મતલબ એ છે કે લુક ફોર કે કોરોનાના અપડેટ્સ કેવા આવી રહ્યા છે. કોરોનાનો કર્વ જે છે તે ફ્લેટન થઈ રહ્યો છે. અને એ જો ફ્લેટન થઈને નીચે જવા માંડે, જેમ વુહાનમાં આપણે જોયું કે ઓલમોસ્ટ હવે કોરોના નથી, આવું કઈ જો દેખાવા માંડે તમને તો ડેફિનેટલી, ને એ થવાનું જ છે, કઈ ને કઈ શોધાશે, કઈ ને કઈ. આપણે હ્યુમન રેસ એટલી એ છે, એજાઇલ છે કે એ લોકો કઈ ને કઈ શોધીને લાવશે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટાઈમ ધ માર્કેટ. અને જે લોકો કહે છે હજુ બી બહુ નીચે જશે, તો મને એવું લાગે છે કે આ લેવલથી તો વેચવું જોઈએ જ નહીં.
આ લેવલથી કમસે કમ તમે જો બહુ ગભરાતા હોવ તો હોલ્ડ કરો, અને પૈસા હોય ને હિંમત હોય, જેમ મેં કીધું ફેથ અને પેશન્સ હોય તો બહુ સારો ટાઈમ છે ઇન્વેસ્ટ કરવાનો. જો અહીંયાથી નીચે જાય તો ઇન્વેસ્ટ, અને પ્રોવાઇડેડ તમારું હોરાઇઝોન લાંબુ હોવું જોઈએ, મિનિમમ 3 to 5 યર્સનું હોરાઇઝોન હોવું જોઈએ. જો એ હશે તો પૈસા બનશે જ, કઈ ડાઉટ નથી મને. પણ ઇકોનોમી ક્યારે બોટમ આઉટ થશે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટેલ. Okay, fine. Thank you. There is one last question from Rajendra Shah. Hello, Rajendra sir, can you hear me? Yeah. Hello. Yeah. You can ask your question. યસ રાજેન્દ્ર ભાઈ, કેમ છો? Rajendra bhai, what do you think about the aviation industry? It's time to buy right now, or should I wait for the correction? I would recommend that don't go for aviation industry, કારણ કે there are too many headwinds in that industry. અને હજુ પણ મેં તમને કીધું એમ આગળ જતા we don't know કે લોકો ટ્રાવેલ બહુ ફાસ્ટ કરવા માંડશે, તો મને ડાઉટ છે. Families will not allow them to travel that much. હું હમણાં જ વાત કરતો હતો કે પિક્ચર જોવાની વાત થતી હતી કે ભાઈ પિક્ચર જોવા જઈશું આપણે જેવું લોકડાઉન ખુલશે, તો નહીં જઈશું, કારણ કે ફેમિલી કહે છે કે ભાઈ બાજુમાં બધા બેસેલા હોય, કોઈને કઈ હોય, એટલે વી વિલ નોટ ગો. અને બીજું સી એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી પહેલેથી જ આપણે પ્રોબ્લેમેટિક ઇન્ડસ્ટ્રી જ છે, એને કોઈ દિવસ પૈસા બનાવીને આપ્યા જ નથી. લાસ્ટ 2-3 વર્ષમાં થોડા પૈસા બન્યા છે, બાકી એઝ અ હોલ પૈસા નથી બન્યા એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કારણ કે લોકોના એટલા બધા ફિક્સ કોસ્ટ છે ને એની સામે જરાક સ્ટીફ કોમ્પિટિશન આવી જાય, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધી જાય, કઈ ને કઈ હેડવિન્ડ્સ આવી જ જાય છે. મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ આર ધેર વિચ અફેક્ટ એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી, અને દેટ ઇઝ વાય આઈ ફીલ કે એવિએશન સેક્ટરથી દૂર રહેવું જોઈએ. અને ધેર આર મેની સેક્યુલર સ્ટોરીઝ ઇન ઇન્ડિયા કે જ્યાં તમને આવો અનઇવન ગ્રોથ નહીં દેખાશે. એવિએશનમાં છે ને અનઇવન ગ્રોથ છે, અને અનઇવન ગ્રોથના લીધે દે વિલ નેવર ગેટ હાઈ પીઈ મલ્ટિપલ્સ. Even recently, Warren Buffett sold his stake in 2 of the airline companies in US. Delta અને બીજી એક કંપની, બેઉમાં એને સ્ટેક વેચ્યો. એટલે I feel you should refrain from investing in aviation. Okay, fine. So, any closing remarks from the speakers? ના, મારે જે કેવું હતું ઓલમોસ્ટ ડન છે. What I want to say just in few lines is કે જે મેં આગળ બી કીધું કે હેવ ફેથ, હેવ પેશન્સ, હેવ કન્વિક્શન, બી સેફ, બી હેલ્ધી. પહેલા હેલ્થને પ્રાયોરિટી આપજો, ફેમિલીને પ્રાયોરિટી આપજો, અને પછી ધીમે ધીમે વી વિલ વેન્ચર આઉટ અને જોતા રહીશું કે શું થઈ રહ્યું છે ઇકોનોમીમાં. પણ ડેફિનેટલી ટફ ટાઈમ્સ વિલ કમ, અને એના માટે આપણે મેન્ટલી ફિઝિકલી બંને રીતે સ્ટ્રોંગ રહેવાની જરૂર છે. From the Jasmine Akbari, any closing remarks? જી, સિદ્ધાર્થે કીધું એ જ વાતને જરાક અલગ રીતે રિપીટ કરું કે અત્યારે સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી બી સેફ, બી ઇન હોમ, આ સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી છે. અને સિમિલર ફેશનમાં જે હાઈ વોલેટિલિટી વાળી ટ્રેજેક્ટરીમાં અત્યારે આપણે માર્કેટ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, અત્યારે ખોટા એક્સપેરિમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી માર્કેટને અવોઇડ કરવું જોઈએ, અથવા તો ખૂબ જ નાની ક્વોન્ટિટી સાથે જ માર્કેટને ટ્રેડ કરવું જોઈએ. અધરવાઇઝ 4-5% ડેઇલી બેઝિસ પર વોલેટિલિટી વાળા માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી સક્સેસ મેળવવી એ ડિફિકલ્ટ છે. થેન્ક યુ.